हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारी चैप्टर नंबर 2 जो है रिलेशन और फंक्शन, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 2 की रिलेशन और फंक्शन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? पहला क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है और 0 3 के बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू 3x है अगर x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है या इनके बराबर है। तो उसी तरीके से हमें फंक्शन g भी दिया हुआ है इस तरीके से। तो हमें बताना है सो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। मतलब हमें बताना है कि ये तो फंक्शन है पर ये फंक्शन नहीं है, ये हमें बताना है, प्रूफ करना है। तो देखो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक है और ये 3x है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 से 10 तक है। तो जो आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पे कि 3 पे ये फंक्शन टूट रहा है, 3 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसका मतलब है कि हम 3 पे चेक करके देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 3 है तो fx कितना होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। और यहाँ पे भी 3 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे f3 चेक कर लेते हैं, कितना होगा, 3 इंटू 3 मतलब 9। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस पॉइंट पर फंक्शन टूट रहा है पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है कि ये तो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, f3 इक्वल टू 9 इक्वल टू f3 फ्रॉम बोथ द फंक्शन, फ्रॉम both the function, hence fx is function। और दूसरे वाले में देख लेते हैं बच्चों, gx कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर है और 3x है, अलग अलग रेंज दी गई है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फंक्शन कहाँ टूट रहा है, 2 पर टूट रहा है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 2 रख के देख लेते हैं इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में भी 2 रख के देख लेते हैं। तो ऊपर वाले फंक्शन से g2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4। और यहाँ से g2 कितना होगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो बच्चों ये वैल्यू तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, gx इज नॉट अ फंक्शन। क्या हो जाएगा, gx इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बच्चों ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां पर फंक्शन टूट रहा है उस पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लो, अगर वहां बराबर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है बच्चों हमारी, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 कितना हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर। एफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और नीचे क्या है, 1.1 माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इससे बच्चों ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ से 2.1 आंसर। ठीक है, 2.1 आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों में डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो डोमेन का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x की सारी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12।
तो जो ऊपर वाला तो फंक्शन हो गया हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर था, और नीचे वाला फंक्शन के को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 और x माइनस 2। तो देखो जो ये तो आपने फॉर्मूलों में भी पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर तो आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, सब पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 6 हो जाए या 2 हो जाए तो नीचे वाला तो 0 हो जाएगा, फंक्शन नीचे वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, तो इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 2 और 6 को माइनस कर देंगे। मतलब 2 और 6 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख दो इसमें x की, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अगर 2 और 6 के अलावा अगर आप वैल्यू रख दो तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आ जाएगा, पर अगर आप 2 रख दोगे या 6 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस 2,6। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बच्चों स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन नंबर 4। हमें क्या बताना है बच्चों, डोमेन बताना है और रेंज बताना है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर बच्चों जो नंबर लिखा हुआ है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रूट के अंदर जो नंबर होता है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजनरी बन जाता है, रियल नहीं हो जाता, वो इमेजनरी बन जाता है। तो रियल होने के लिए रूट के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 से लेके इंफिनिटी, मतलब ये डोमेन हो गया इसका। 1 से लेके इंफिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, चलेगा इसका, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, रेंज निकालनी है। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो, x की वैल्यू देखो कितनी है, मिनिमम 1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर तो आप x की कितनी भी बड़ी वैल्यू रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो कितनी होगी, 0 से लेके इंफिनिटी। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर जब आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तो कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, इंफिनिटी तक बढ़ती चली जाएगी। तो डोमेन हो गया बच्चों इसका 1 से इंफिनिटी और रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय, ये हमारा है f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। बच्चों देखो यहाँ पे तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, फंक्शन अनडिफाइंड तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन हो गया इसका वो ऑल रियल नंबर हो गया। डोमेन क्या होगा बच्चों हमारा, ऑल रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद रेंज की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों y की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो इस y की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, ठीक है ना। इस y की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी हमारी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और नॉन नेगेटिव बेटा क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 0 ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, वो नॉन नेगेटिव होती है।
इसलिए जीरो भी यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव वाला टर्म आया। अगर जीरो नहीं आता है यहाँ पे तो हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, 5 तो हो गया हमारा, 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात क्या करना है हमें, रेंज बताना है इसमें, ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर मान लो x की वैल्यू, चलो यहाँ 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो f1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1/2। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो हमने रखी नहीं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई एम सॉरी, f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दें तो f2 कितना हो जाएगा, 4/5। x की वैल्यू 3 रख दें तो f3 कितना हो जाएगा, 9/10। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि y की वैल्यू 0 से हमारी शुरू हो रही है पर 1 नहीं हो पा रही है। देखो यहाँ पे 0 है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। इस केस में, इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यहाँ 4 है तो 5, यहाँ 9 है तो 10 है। इसका मतलब y की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 1 तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस केस में जो रेंज होगी हमारी, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। 0 पे मैंने क्लोज लगाया हुआ है, मतलब 0 को इंक्लूड करना है, और 1 पे मैंने ओपन लगाया हुआ है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 और 1 के बीच में ये हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब रेंज हमारी 0 से 1 हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर, लेट एफ एंड जी रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन है। यहाँ पे मतलब डोमेन सेट भी रियल नंबर है और कोडोमेन सेट भी रियल नंबर है। एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू हमारी x+1 है और जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 2x-3 है। तो जो f प्लस जी पूछा गया हमसे, तो जो f प्लस जी कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो x+1 में 2x-3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x-2 हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, 3x-2 हो गया। उसी तरीके से f माइनस जी एक्स निकालोगे तो f में से g को माइनस कर दो, तो x+1 में से 2x-3 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, x+1 माइनस 2x+3, तो ये -x+4 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों डिवाइड करना है तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं यार, डिवाइड करना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, f/g(x) कितना हो जाएगा, x+1/2x-3। बस x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 3/2 नहीं होना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 1 2 3 0 -1 -1 3 be a function from z to z defined by f(x) equal to x plus b for some intervals a and b, determine a and b। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू भी 1 है। ये 1 को 1 क्या दिखा रहा है आपको,
जब x की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तो f2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये बच्चों देखो क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो f0 की वैल्यू -1 है, और अगर x की वैल्यू -1 है तो f -1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। ये चारों जो पेयर जो आपको दिए गए हैं ऑर्डर पेयर, इनसे आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो बच्चों देखो मैं इसको ले लूंगा, f0 की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो इस fx वाले फंक्शन में x की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? a इंटू 0 प्लस बी बराबर -1। तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और उसी तरीके से f1 की वैल्यू 1 है, तो f1 क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। b की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू बच्चों 2 हो जाएगी, यानी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट R be a relation from n to n defined by R a comma b such that a b is n a equal to b square. Are the following true? तो ये हम समझ लेते हैं कि भाई ये ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहला वाला पार्ट, a की वैल्यू b स्क्वायर है, रिलेशन दिया हुआ है आपको, जो रिलेशन है वो क्या है आपका? a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो a कॉमा a का मतलब क्या हुआ कि a की जगह तो a रखना ही है, b की जगह भी a रखना है। तो a की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर कैसे हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आप a की वैल्यू 2 ले लो तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो फॉल्स हो गया। तो दूसरा वाला क्या है हमारा? ये बोल रहा है अगर a और b रिलेशन में है तो b और a भी रिलेशन में है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देख लेते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे 3,9 ले लेता हूँ तो यहाँ 9,3 ले लेता हूँ। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर, और यहाँ पे 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये तो सही है पर ये गलत है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और तीसरा वाला क्या है हमारा? अगर a और b रिलेशन में है और b और c भी हमारे किसमें रिलेशन में है, तो ये बोल रहा है a और c भी हमारा रिलेशन में होगा। तो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 16,4 ले लेते हैं। तो 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 4,2 भी ले लेते हैं तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर भी हो जाएगा, ये भी सही बात है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 16 और 2 भी सही हो जाए। भाई 16 इक्वल टू 2 स्क्वायर थोड़ी ना है, ये तो गलत हो गया। यानी कि a कॉमा b यानी 16,4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 4,2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पर 16,2 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है। आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें ये बताना है कि जो हमारा रिलेशन है वो ए से बी तक है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं।
तो ए क्रॉस बी यानी ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 और 1 16, फिर 2 से 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 और 2 16, फिर 3 से 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 और 3 16, और 4 भी हो जाएगा 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 और 4 16। बच्चों ए और बी का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। देखो 1,5 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, बिल्कुल है। 2,9 भी है, 3,1 भी है, 3,5 4,5 भी है, 2,11 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो F है वो हमारा सबसेट है A क्रॉस B का, ठीक है। और देखो बच्चों इसमें कोई भी पहला एलिमेंट बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि जो पहला वाला है वो तो ट्रू हो गया हमारा। पहला वाला क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। दूसरा वाला क्या है? भाई F जो है वो A और B का सबसेट है, तो ये रिलेशन तो हो गया, ये रिलेशन भी हो गया और फंक्शन भी हो जाएगा। ये भी हमारा ट्रू है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पहला, हाँ यहाँ ये देखो, यहाँ ये फंक्शन है, क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है और यहाँ भी पहला एलिमेंट 2 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट बराबर है। यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है और यहाँ भी पहला एलिमेंट 2 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। रिलेशन तो हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 and 12, let F be a subset of Z cross Z। तो सॉल्यूशन 11 की बात करते हैं। F क्या है बच्चों? हमारा Z क्रॉस Z का सबसेट है, तो F हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, और जहाँ पे ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो हमें बताना है कि ये क्या है, सही है, गलत है, नहीं है, क्या, वो सब बताना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फंक्शन हमारा कब होता है? जब x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम ना हो, तो फंक्शन होता है हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लो मैं ले लेता हूँ, दो वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 6 -2 और -6, ठीक है। क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? 2 6 -2 और -6, और ये सारे के सारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं 2,6 ले लेता हूँ, ठीक है ना। पहले तो मैं 2,6 ले लेता हूँ। केस 1, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों हमारे? 2,6 2 into 6, 2 + 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 12,8, यानी 12 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। और केस 2 ले लेता हूँ मैं, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू -6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -2 × -6, -2 -6, तो ये हो जाएगा 12, -8। तो देखो बच्चों यहाँ पे 12 रखी तो वैल्यू 8 आ रही है, और यहाँ पे 12 का कनेक्शन किससे? -8 से। इसका मतलब ये हो गया कि x की
एक वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये 11 वाला क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। क्या हो गया बच्चों हमारे, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन तो ये हो जाएगा पर फंक्शन नहीं हो पाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए सेट दिया हुआ है बच्चों, और ए जो है नेचुरल नंबर से कनेक्ट है, मतलब डोमेन वाला सेट हमारा ए है और कोडोमेन वाला जो सेट है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, और क्या बोला जा रहा है हमसे, एफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। उस एफ की हमें क्या बतानी है, कुछ रेंज बतानी है। ठीक है, देखो जो ए की ए सेट आपको दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एन क्या है हमारा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, तो देखो बच्चों 9 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 9 का प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा, 10 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 11 का कितना हो जाएगा, सिर्फ 11 ही रहेगा, 12 का कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, और 13 का अकेला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बच्चों F9 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, F9 की वैल्यू कितनी होगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है। F10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 5 है। F11 यहाँ दिया हुआ है ना, Fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो F11 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो ये तो 11 ही है। F12 कितना हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी कि 3, और F13 कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बच्चों जो वैल्यू आ रही है ये हमें रेंज हो जाएगी, तो रेंज ऑफ F कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 5 11 और 13, तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ ही हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुई, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 हमारा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।